Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students please note आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है. कल से 3 दिनों का SPMIS अकेडमी की तरफ से हम लोग आपके लिए फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं ऑन द टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जाम्स. यूपीएससी के सीएससी एग्ज़ाम एंड एपीएससी की सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें. तो इसमें 3 दिनों में तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे, लेकिन हाँ 3 दिनों में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर किया जाता है. तो ये जो वर्कशॉप है कल से शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 जुलाई से 20 से लेकर के 22 जुलाई तक चलेगा और ये स्टार्ट होगा एट 6:30 PM. तो इट विल कम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन लाइव फॉर्मेट. तो 6:30 बजे से यूट्यूब लाइव आएगा. आई होप कि आप में से ज़्यादा लोग इसको लाइव देखें. वहाँ पे हम लोग इंटरैक्ट भी कर सकते हैं. तो हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उस पर कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, जिसका हम जवाब देंगे. तो आई वुड लाइक दिस सेशन टू बिकम मोर एंड मोर इंटरैक्टिव. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन दिस सेशन टुमारो. चलिए अब आगे चलते हैं. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about shortfall in rice acreage. This topic is important from our syllabus GS paper 3 agriculture point of view, especially the major cropping pattern segment से ये important है. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो करंट न्यूज़ ये है कि हमारे देश के अंदर राइस का जो भी सोइंग एरिया है या एकरेज है या कवरेज है जिसको आप कह सकते हैं, वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है. जैसे आप देखिए, ये खासकर बात कर रहे हैं हम लोग राइस इन खारिफ सीजन. तो अगर पिछले साल हम देखें तो राइस वाज सोन ओवरऑल इन 155.53 लाख हेक्टेयर एरिया. ये 15 जुलाई 2021 का डाटा है. देश में इतने सारे एरियाज़ में राइस सोन था. लेकिन अगर वही बात की जाए इस साल, तो राइस इज़ सोन ओनली इन 128.5 लाख हेक्टेयर एरिया विच इज़ 17.4% लेस. तो अभी एक बात और भी ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं है कि ओवरऑल हर तरह के क्रॉप्स के लिए हमारा एकरेज घटा है या कवरेज घटा है. सिर्फ राइस के लिए घटा है. अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल क्रॉप कवरेज हैज़ राइजन सिंस लास्ट ईयर. आखिर क्या कारण है राइस का एकरेज घटने के पीछे, वो भी कुछ देखते हैं. देखिए, राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. इट्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप. और जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल, वहाँ पे इस साल थोड़ी सी बारिश कम हुई है. तो लो रेनफॉल इन दीज पैडी एरियाज हैव लेड टू डिक्रीज इन द ओवरऑल एकरेज कवरेज ऑफ राइस. आप देखिए यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं. वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस और उससे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बिल्कुल नियर क्लोज सेकेंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश. सो दीज टू आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. और यहाँ पे उतनी बारिश नहीं हुई है इस साल जितनी राइस क्रॉप के लिए चाहिए. और इसी कारण से यहाँ पे राइस कवरेज या राइस एकरेज कम हो गया है. एंड दैट इज़ हाउ ओवरऑल इट इज़ एक्सपेक्टेड कि राइस का प्रोडक्शन भी इस साल कम रहेगा. दूसरा कारण क्यों राइस एकरेज कम हुआ है, चूँकि बारिश कम हुई है तो कई सारे ऐसे जो नर्सरीज़ हैं जहाँ पे राइस के सीड को जर्मिनेट किया जाता है. आई होप आपको राइस का प्रोडक्शन मेथड पता होगा, राइस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. तो राइस के सीड्स को लेकर के पहले नर्सरीज़ में उसको जर्मिनेट किया जाता है, मतलब उससे थोड़े छोटे छोटे जब क्रॉप्स निकल के आते हैं तब जा कर के उनको राइस फील्ड में प्लांट किया जाता है या सो किया जाता है. तो नर्सरीज़ में भी पानी की कमी होने के कारण ये जर्मिनेशन ऑफ द राइस सीड्स ठीक से हो नहीं पाया. एंड दैट इज़ हाउ ओवरऑल राइस एकरेज वाज रिड्यूस्ड. और राइस एकरेज कम होने को फिर फार्मर्स ने कंपनसेट किया बाय एडिंग सम अदर क्रॉप. सो आइडिया इज़ कि ओवरऑल क्रॉप एकरेज हैज़ इंक्रीज्ड या क्रॉप कवरेज हैज़ इंक्रीज्ड बट राइस कवरेज हैज़ कम डाउन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइस को कल्टिवेट करने के लिए वी नीड टू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जर्मिनेट सीड्स into small
स्मॉल क्रॉप्स और स्मॉल ब्रांचेस, तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज डन इन नर्सरीज। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं पैडी कल्टीवेशन में या राइस कल्टीवेशन में। सबसे पहले तो लैंड इज प्रिपेयर्ड। यू सी, राइस कल्टीवेशन के लिए एग्जैक्ट प्रिपरेशन चाहिए लैंड की। क्या क्या चाहिए उसमें? तो वीड्स मस्ट बी पुल्ड आउट। उसके बाद द लैंड कैन बी टिल्ड विद ऑक्सेस लाइक दिस। तो लैंड को थोड़ी सी टिलिंग की जाती है ताकि लैंड के अंदर का जो फर्टिलाइज़र अंदर की जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर के सरफेस पे आ जाए। उसके अलावा थोड़ा बहुत मैन्योर ऐड किया जाता है। पैडी कल्टीवेशन में या राइस कल्टीवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप सब जानते भी होंगे, अगर आप थोड़ा भी रूरल एरिया में रहे तो आप ये बात जानते होंगे कि राइस कल्टीवेशन के लिए जो एग्रीकल्चरल फील्ड होना चाहिए, ये इस पे वाटर फील्ड होना चाहिए। The agricultural field must be covered with water at least up to a height of 2 to 2.5 सेंटीमीटर। ये तो पहला स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ लैंड। फिर दूसरा जो मैंने आपको मेन स्टेप बताया कि नर्सरीज में, यानी कि अलग से राइस के सीड्स को हम लोग जर्मिनेट कराते हैं और बाद में उस छोटे छोटे सैपलिंग्स को ले जा करके हैंड से इसे सो किया जाता है इन द राइस फील्ड। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज ट्रांसप्लांटिंग द पैडी सीडलिंग्स into the agricultural field। तो these seedlings are first grown in nursery। और यही मैंने बताया कि नर्सरी में इस बार पैडी सीडलिंग्स को ठीक से जर्मिनेट नहीं करा पाए हैं बिकॉज ऑफ लेस रेन एंड दैट इज़ वाई राइस एकरेज हैज़ कम डाउन। तो सीडलिंग्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल या सैपलिंग्स आर ग्रोन इन नर्सरी एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द फील्ड आफ्टर 40 डेज। तो छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं उससे जब सीडलिंग्स निकल के आ जाते हैं, सैपलिंग्स निकल करके आ जाते हैं, तब जाकर उनको फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई सारे स्टेट्स में कैसा है कि डायरेक्ट सोइंग भी किया जाता है, डायरेक्ट राइस सोइंग भी किया जाता है, जिसको डीआरएस सिस्टम कहते हैं। ये क्रिकेट वाला डीआरएस नहीं है, डायरेक्ट राइस सोइंग करते हैं। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि डीआरएस करने से, डायरेक्ट राइस सोइंग यानी कि सीधा सीधा सीड ले जा करके एग्रीकल्चरल फील्ड में डालने से प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। यानी कि मुद्दा ये है कि द यील्ड फ्रॉम ट्रांसप्लांटिंग द राइस इज सिग्निफिकेंटली हाइयर दैन डायरेक्ट सोइंग। उसके अलावा एक बार जब सीडलिंग्स डाल दिया गया तो मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैसा है कि क्रॉप्स जब भी निकल के आए तो ध्यान रखना होता है फार्मर्स को कि क्रॉप्स के बीच में एक इवन स्पेस हो। किसी भी एरिया में अगर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा डेंस तरीके से डेवलप हो जाए तो फिर वहाँ पे स्पेसिंग बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक जो प्लांट है राइस का उसको इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और ये तभी मिल पाएगा जब उनके बीच में एक इवन डेंसिटी हो। किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी तो वहाँ के सारे जो राइस क्रॉप्स हैं दे विल कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। उसके अलावा वाटर रेगुलेशन हमेशा करते रहना चाहिए, यानी कि राइस कल्टीवेशन करना है तो फिर आपको कभी भी ग्राउंड लेवल को या ग्राउंड वाटर को ड्राई होने नहीं देना है, तो आपको वाटर रेगुलेट करते रहना है। और ये सब चीज़ें आप मेंटेन करेंगे तभी जा करके राइस क्रॉप्स ठीक तरीके से डेवलप होंगे और फिर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग इज़ नॉर्मली डन इन अ ड्राई सीजन। जब धीरे धीरे जब क्रॉप ग्रो कर जाता है, उसके अंदर से जो ग्रेन्स निकल आते हैं, फिर द लैंड इज़ अलाउड टू गो ड्राई एंड देन हार्वेस्टिंग इज डन। हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स उसको थ्रेसिंग करके उसमें का हस्क निकालते हैं, फिर मिलिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, ताकि राइस हम कंज्यूम कर पाएँ। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस। एक बार फिर से करंट मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि राइस का एकरेज या ओवरऑल एरिया कवरेज कम हुआ है इस साल। अब सवाल ये है कि इज़ इट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, जो रिड्यूस्ड एकरेज है? तो इस आर्टिकल के हिसाब से नॉट मच। ये जो एकरेज घटा है इससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कैसे नहीं है वो भी हम ज़रा देखते हैं। देखिए 47.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस हमारे पास ऑलरेडी बफर स्टॉक में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 47.2 मिलियन टन्स। अगर लाख में बात की जाए, ये तो मिलियन टन्स में बात करें, अगर लाख में बात की जाए तो 2022 के 1 जुलाई का ये बफर डाटा है। वी हैव 472 लाख टन्स ऑफ राइस इन आवर बफर स्टॉक विच इज़ अबाउट 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 to 3.5 times higher than the buffer norm required for our operational PDS system and strategic reserve। यानी कि PDS सॉप्स चलते रहें उसके लिए जो राइस की रिक्वायरमेंट प्लस जो स्ट्रैटेजिक राइस रिक्वायरमेंट। स्ट्रैटेजिक राइस रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में जो राइस की रिक्वायरमेंट हो, उन दोनों को
मीट करने के लिए बफर इज ओनली 135 लाख टन्स रिक्वायर्ड, और अभी भी हमारे पास उससे लगभग 3.5 गुना ज़्यादा हमारे पास राइस स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए राइस के मामले में इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन अगर वीट देखा जाए तो वीट में वी हैव रीच्ड नियर टू आवर बफर स्टॉक हैज रीच्ड नियर टू आवर ओवरऑल बफर नॉर्म रिक्वायर्ड। ये है हमारा करंट स्टॉक 285 लाख टन्स, जबकि बफर नॉर्म रिक्वायर्ड इज 275 लाख टन्स, विच इज़ वेरी क्लोज। आप देखो तो पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब देखो पिछले साल हमारे पास 600 लाख टन्स ऑफ वीट था और वो घट करके हो गया 285 लाख टन्स, एंड विच हैज़ कम वेरी क्लोज टू द रिक्वायर्ड बफर रेट। ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ दिस स्टॉक ऑफ इंडिया as far as wheat is concerned is one of the lowest in last 14 years। आप देखिए पिछले कई सालों का डाटा देखिए, 2008 के बाद से हमेशा ही जो हमारा करंट वीट का बफर स्टॉक है उससे ज़्यादा ही रहा है, और अभी हमारा जो करंट वीट का बफर स्टॉक इट हैज़ कम वेरी क्लोज टू आवर रिक्वायर्ड बफर स्टॉक। क्या कारण रहा है वीट के ओवरऑल स्टॉक डिक्लाइन के पीछे? तो पहला कारण रहा है कि इस बार का जो मार्च महीना था, 2022 का जो मार्च महीना था, इट वॉज मच वार्मर, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा विच आर मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स, इट वॉज मच वार्मर दैन यूजुअल। और चूँकि जो ये मार्च महीना जो था इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, इस कारण से जो वीट ग्रेन्स थे वो ठीक से पके नहीं। उसके अलावा सही टाइम पे बारिश भी नहीं हुई। आपको पता है कि वीट रिक्वायर्स विंटर रेनफॉल, सही टाइम पे ठीक से बारिश भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए वीट ग्रेन्स ठीक से पके नहीं, एंड दैट ओवरऑल रिड्यूस्ड द वीट प्रोडक्शन इन दिस पर्टिकुलर ईयर। उसके अलावा भारत सरकार ने पिछले साल से बहुत ज़्यादा 2021 में बहुत ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया, और क्योंकि वीट एक्सपोर्ट पे लिमिटेशन हमने काफ़ी घटा दिए थे। रसिया यूक्रेन वॉर के कारण इंटरनेशनल मार्केट में वीट की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वीट की सप्लाई कम हो रही थी, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारी सरकार ने वीट एक्सपोर्ट को थोड़ा बढ़ा दिया ताकि हम लोग फॉरेक्स रिजर्व को कमा सकें। उसके अलावा पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है तब से भारत सरकार ने एक स्कीम लेकर के आए हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें ज़्यादातर ये जो फूड ग्रेन है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वीट, और इसी कारण से ये जो वीट का ओवरऑल बफर स्टॉक है इट हैज़ रिड्यूस्ड टू अ ह्यूज लिमिट, और इट हैज़ कम क्लोज टू दिस रिक्वायर्ड बफर नॉर्म विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो राइस में भले एकरेज घटा हो, लेकिन राइस में अभी भी हमारा ओवरऑल जो कवरेज स्टॉक है दैट इज़ मच हाइयर दैन रिक्वायर्ड, बट वीट में इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी भी जो रिक्वायर्ड है उससे बफर स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी राइस कल्टीवेशन की बात चली रही है तो पीटी पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। तो राइस इज इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप एज फार एज ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज कंसर्न। जितना भी हमारे देश में फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है उसका 40% सिर्फ और सिर्फ राइस के फॉर्मेट में होता है। उसके अलावा इंडिया इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। पूरे दुनिया में जो भी राइस एक्सपोर्ट होता है उसका 40% अकेले इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अगर राइस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। राइस ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ दे रखे हैं हमने। आपको पता है हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए जो वाटर को रिटेन कर सके, क्लेई एंड लोमी सॉइल, यानी कि ग्रेन्स छोटे छोटे होने चाहिए जो वाटर को रिटेन कर सके। और इसी कारण से वेस्ट बंगाल का जो सॉइल है, या फिर आप देखो इस एरिया से जहाँ से क्ले और लोम बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्स जो हैं छोटे छोटे होने शुरू हो जाते हैं सॉइल का। आई होप आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ रखा होगा। ये गंगा नदी के इस बेल्ट में अपर रीजन में ग्रेन्स आर लार्जर, जैसे जैसे आप कोस्ट की तरफ पहुँचते जाते हैं जो ग्रेन्स हैं वो छोटे होने लगते हैं। और इसके पीछे बेसिक ज्योग्राफी रीजन है, सेडिमेंटेशन कैसे होता है, तो सैंडी, क्लेई, लोमी वो आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे क्लेई और लोमी जो रीजन है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, और इसी कारण से दीज एरियाज स्पेशली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर बेटर सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। उसके अलावा आसाम तो आई होप यू ऑल नो इज़ बेटर सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। आसाम में तो 3
राइस के सीजन होते हैं। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, दीज स्टेट्स हैव 3 राइस सीजन्स, जिनको इन जनरल औस, अमान, बोरो कहते हैं, तीन राइस सीजन को। लेकिन असम में इनका कुछ और भी नाम है, आई होप आपको पता होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझसे बेहतर आपको पता होगा। आई थिंक अभी मैं मिस कर रहा हूँ, बट कुछ खाली ऐसे कुछ कहते हैं 3 राइस सीजन को। इन जनरल ये 3 राइस सीजन इन दीज 3 स्टेट्स को ये नाम से बुलाया जाता है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, और समान बोरो, बट असम में 3 अलग अलग नाम हैं। Right now I'm not able to recall the 3 names, but you can write in the comment section and help me in recalling those 3 names of the rice cropping season followed in Assam. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। इस सवाल को देख करके आपको लगे या नहीं कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है इस टॉपिक को डील करते वक्त वो इनफ होगा इस सवाल को आंसर करने के लिए? तो इसके लिए मैंने थोड़ा यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है। हिंट्स में आपको मैं बता दूं कि वीट की खेती अब की जा सकती है बिना पिछले क्रॉप के रेसिड्यू को बर्न किए हुए। आपको पता होगा बर्निंग ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द वीट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द स्मॉग, द चैलेंज ऑफ स्मॉग इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। और उसके लिए एक हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी लाई गई है, जिसमें आपको पुराने क्रॉप का, पुराने सीजन के क्रॉप के जो रेसिड्यू हैं उसको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से ही फिर से सीडिंग कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी। सो उसके अलावा देयर इज डायरेक्ट राइस सोइंग, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कार्बन सेक्वेस्टरेशन ऑल्सो। अगर आप लैंड की टिलिंग ना करें, खेती करते टाइम में लैंड की टिलिंग ना करें, तो अंदर का कार्बन ऑक्साइड या कार्बन कंटेंट जो है वो ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। उल्टा आप लैंड के मदद से कुछ कार्बन को सेक्वेस्टरेट कर सकते हैं। तो कार्बन सेक्वेस्टरेशन फ्रॉम सॉइल इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द सॉइल और लैंड। तो ये छोटे थोड़े से हिंट्स दिए मैंने। इस हिंट्स के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब, ही वाज डिलीवरिंग ए स्पीच इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ओकेजन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो भाषण दे रहे थे, लेकिन आपको याद रखना है कि वो कह क्या रहे थे। इन हिज स्पीच ही सेड हैस्टी अरेस्ट नियर इम्पॉसिबल बेल सो नीड फॉर ओवरऑल। मतलब हमारे देश में कैसा है, बात बात पे अरेस्ट कर लिया जाता है लोगों को। थोड़ी सी भी अगर मान लो सस्पिशन हुआ, अरेस्ट। मतलब हमारे देश में अरेस्ट कल्चर ज़्यादा है, ऐसा जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब कहते हैं। पुलिस कल्चर या पुलिस स्टेट हमारे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, बात बात पे अरेस्ट कर लिया जाता है, जल्दी बेल नहीं मिलता है। इस कारण से कैसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अंडर ट्रायल से, मतलब जिनके खिलाफ अभी कन्विक्शन प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन वो जेल में हैं। तो दैट मीन्स एन.वी. रमन्ना साहब वाज टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडियन जेल। उन्होंने कहा इट्स अ ग्रेव इशू, ये बहुत बड़ा इशू है। और उन्होंने जो डाटा दिया, वैसे ये जो डाटा कुछ दिनों पहले लॉ कमीशन ने दिया था वो 75% था, लेकिन हमारे CGI साहब ने कहा कि 80% ऑफ अबाउट 6.1 लाख प्रिजनर्स अक्रॉस आवर कंट्री आर अंडर ट्रायल्स। मतलब 6 लाख में से लगभग 4.8 लाख लोग जो हैं उनके खिलाफ अभी केस चल रहा है, उनकी सज़ा, उनका अभी क्राइम प्रूफ नहीं हुआ है। हो सकता है कि उनमें से कई सारे लोग बाद में छूट जाएं क्योंकि उनका क्राइम प्रूफ ना हो पाए या वो इनोसेंट प्रूफ हो जाए, बाद में एक्विटल मिल जाए, लेकिन अभी वो जेल के अंदर हैं और सज़ा भुगत रहे हैं। तो क्या फ़ायदा? मतलब अगर मान लो कि 3 साल 4 साल 5 साल जेल में रहने के बाद पता चले कि आपने तो क्राइम किया ही नहीं था, आपको उसके बाद एक्विटल मिल जाए, तो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ डिनायल ऑफ जस्टिस, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनजस्टिस। तो अंडर ट्रायल्स को का अधिकार होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनके केस की सुनवाई हो और उस पर फैसला हो। किसी को भी जेल में तभी रखा जाना चाहिए जब उसके खिलाफ उसका क्राइम जो है वो प्रूव हो चुका हो। यही बात कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इस पर यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं सरकार को कि अंडर ट्रायल्स के नंबर्स को कैसे घटाया जाए। अनफॉर्चुनेटली इस पे कुछ खास काम हुआ नहीं है। तो लेट अस सी रिकमेंडेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल के लिए हमें एक सेपरेट कानून बनाना चाहिए।
आई होप आप बेल का कॉन्सेप्ट तो समझते ही हैं। आपने कुछ क्राइम किया, आपको जेल में डाला गया, फिर कुछ बेल यानी कि कुछ जमानत की रकम डाल करके आपको जमानत पे रिहा किया जा सकता है। मतलब बेल का मतलब टेम्पोररी रिलीज कर दिया गया है आपको, आपके खिलाफ केस चल रहा है। जब जब कोर्ट आपको बुलाएगा आपको कोर्ट में जाना है और आपके खिलाफ सुनवाई होगी। अगर आपके खिलाफ केस प्रूव हो जाता है, आप कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो फिर आपको जेल भेजा जाएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। अभी बेल शब्द का इस्तेमाल तो हमारे सीआरपीसी में बार बार किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली बेल होता क्या है, किस किस कंडीशन में मिलेगा, इसको नहीं डिफाइन किया गया है। हमारे सीआरपीसी में बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस, कौन कौन से क्राइम्स बेलेबल होंगे और कौन कौन से नॉन बेलेबल होंगे। और सीआरपीसी के हिसाब से मजिस्ट्रेट्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जुडिशियल ऑफिसर या मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनके पास अधिकार है बेल देने का इन बेलेबल ऑफेंसेज एज ए मैटर ऑफ राइट। ये स्टेटमेंट क्या है ज़रा समझिए। देखो मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। आपने कोई भी क्राइम किया तो पहले देखा जाएगा कि ये क्राइम बेलेबल क्राइम है, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है एज पर सीआरपीसी। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से एक वारंट निकलवाना होगा। और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को आपको अरेस्ट करने से पहले वारंट कोर्ट से निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंस इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जनरली थोड़े से सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जबकि बेलेबल ऑफेंसेस नॉर्मली थोड़े से लाइटर ऑफेंस होते हैं, जैसे चीटिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन। आई होप आप ये बात समझ गए कि बेलेबल में आपको अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होगा। नॉन बेलेबल में वारंट नहीं लेना है, सीधा सीधा अरेस्ट कर लेगा। अभी बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको सज़ा हो गई तो आपको ज़्यादा चिंता, आप बेलेबल ऑफेंस में अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आप कोर्ट जाएं और कोर्ट में आपका अधिकार है बेल मिलना, आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि द सीआरपीसी एम्पावर्स मजिस्ट्रेट टू ग्रांट बेल फॉर बेलेबल ऑफेंस एज ए मैटर ऑफ राइट। इट इज़ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू गेट बेल इन द मैटर्स ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब फिर मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा कि आपको बेल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इन दैट केस मजिस्ट्रेट वुड डिटरमाइन। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज मीन्स विच इनेबल्स द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली डिफरेंस दे रखा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज का। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वेयर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में वन कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ये थोड़े से सीरियस क्राइम्स होते हैं, जैसे मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ। इन सब पे अगर आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है तो उसको वारंट इशू कराने की ज़रूरत नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। नॉन कॉग्निजेबल जैसे कि चीटिंग, फॉर्जरी, इसमें अगर केस रजिस्टर होता है तो उसको आपके खिलाफ वारंट निकलवाने की ज़रूरत है। Police officer can investigate without even magistrate permission in cognizable offences, but in non-cognizable offences, first of all magistrate permission is required. अब ये जो cognizable offences हैं यही होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इसमें आपको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ नॉट योर मैटर ऑफ राइट, इट इज़ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है बस कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। कभी किसी कोर्ट में उसी क्राइम के लिए बेल मिल जाता है, दूसरे कोर्ट में उसी क्राइम के लिए दूसरे पर्सन को बेल नहीं मिलता है। ये यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बेल को लेकर के सेपरेट कानून नहीं है जो सही तरीके से डिफाइन करे कि इवन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस किन किन क्राइटेरियाज में, किन किन कंडीशंस में बेल मिलना चाहिए। जब तक बेल इजी गोइंग में ना मिले लोगों को, तब तक नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स हमारे देश में कम नहीं हो सकते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल फिलहाल में, देखो मार्च महीने में, इसी साल मार्च महीने 2022 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारे देश में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया कि अगर हमें अंडर ट्रायल्स के नंबर्स को घटाना है अपने देश में, अगर अंडर ट्रायल्स को जस्टिस दिलाना है टाइम पे, तो उसके लिए हमें हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनानी चाहिए। अ कमेटी लेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेज एंड इफ पॉसिबल रिलीज अंडर ट्रायल ऑन बेल्स।
तो एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के हेड रहें डिस्ट्रिक्ट जज, और जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उनके केसेस को जल्दी देखा जाए, और उनको लगता है कि अंडर ट्रायल्स को इस केस में छोड़ा जा सकता है, बेल दिया जा सकता है, तो जल्दी से बेल दे दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पीपल सेंसिटिविटी इज टाइड टू स्विफ्ट जस्टिस। अगर लोगों को जल्दी अधिकार उनके जस्टिस ना मिले, जल्दी से उनको फैसले ना मिले, तो फिर पीपल में गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इट वुड बी अ काइंड ऑफ डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक राइट्स। तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसी ही कुछ बातें कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोगों की सेंसिटिविटी को ब्रीच करना ठीक नहीं है। अगर हम स्विफ्ट जस्टिस नहीं दे पाएंगे तो पीपल विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह का सवाल कि अंडर ट्रायल्स कंप्राइज ऑफ अबाउट 75% ऑफ इंडियाज प्रिजन पॉपुलेशन। अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से 80% है ये। लिस्ट डाउन द रीजन्स फॉर हाई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड सजेस्ट रिमीडियल मेजर्स। तो उसमें सबसे पहले तो अंडर ट्रायल्स को डिफाइन कर दो कि दीज आर अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स। एज पर CGI देयर आर 80% ऑफ द अंडर ट्रायल्स। आउट ऑफ 6 लाख प्रिजनर्स देयर आर 80% अंडर ट्रायल्स। क्या कारण है अंडर ट्रायल्स के लार्ज नंबर का? तो लो कैपेसिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। हमारी जुडिशरी जो है वो अंडर स्टाफ्ड है। देयर आर जस्ट 21.03 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। हर 10 लाख लोग पे बस 21 जजेज हैं। इसी कारण से बहुत सारे केसेज जो हैं वो पेंडिंग है। बेल के केसेज भी 2-2, 4-4 महीने पे एक बार सुनवाई होती है। तो साल भर में एक बार अगर तुम्हारा केस का नंबर आएगा और उस दिन भी फैसला नहीं हो पाता, फिर अगला नंबर 6-8 महीने, 1 साल बाद। तो इसी कारण से नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जजेस कम हैं और बेल के मैटर्स पे जल्दी सुनवाई हो नहीं पा रही है, केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो हमें जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा, जुडिशियल ह्यूमन रिसोर्स को हमें ऑगमेंट करना होगा। दूसरा कारण है पुअर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन लेवल। ज़्यादातर लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं जेल के अंदर वो गरीब हैं और इलिटरेट हैं, और बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस उनको प्रॉपर लीगल एड नहीं मिल पाता, उनको अपने राइट्स का पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स का पता नहीं। उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको लगता है कि अब जेल में डाल दिया तो हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है बाहर निकलने का। दे डोंट नो अबाउट कि व्हाट आर देयर राइट्स इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, व्हाट आर देयर राइट्स इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, व्हाट आर बेलेबल, व्हाट आर नॉन बेलेबल। और अगर बेल मिलना भी है तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता, क्योंकि बहुत बार बेल लेने के लिए कुछ पैसा 50,000, 1 लाख का आपको जमानत देना होता है, ताकि मतलब कहते हैं ना सिक्योरिटी मनी, कि कुछ भी चीज़ करने से पहले कुछ सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए आप। ये वही बेल का मतलब सिक्योरिटी मनी कुछ देना पड़ता है। बहुत कम रहता है, 50,000, 1 लाख रहता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है। सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एंड लो एजुकेशन लेवल इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड राइज हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स। डिले इन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी डिले करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, इस कारण से केस चलता रहता है, अंडर ट्रायल्स की संख्या बढ़ी रहती है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जो हमारे CGI साहब भी कहते हैं, अननेसेसरी अरेस्ट। तो लॉ कमीशन इन इट्स 268 रिपोर्ट सेड कि ओवर 60% ऑफ अरेस्ट इन आवर कंट्री आर अननेसेसरी। पुलिस आती है, ऐसा लॉ कमीशन कह रहा है अपने इस रिपोर्ट में, पुलिस आती है, कोई भी कंप्लेन हुआ, लोगों को बिठा करके जेल में डाल देती है, फिर उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर देती है। बहुत सारे केसेस में इस तरह के अरेस्ट जो हैं वो अननेसेसरी हैं। इसीलिए CGI साहब कहते हैं हास्टी अरेस्ट एंड नियर इम्पॉसिबल बेल सो नीड्स एन ओवरऑल। इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। कई सारे निर्दोषों को 4-4 साल, 5-5 साल जेल में रखने के बाद जब फैसला आएगा कि आप निर्दोष हैं, तो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल स्टार्ट बिल्डिंग अप। The next article is about state-wise minority status. This topic is again important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं कि माइनॉरिटी हैं कौन। देखो, हमारे संविधान में अलग अलग जगहों पे माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 29 में या आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर। कहीं भी माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। Ultimately, the power lies in the hands of central government to decide कि who are minority in India। और इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के हिसाब से भारत सरकार हमारे देश के अंदर कौन कौन से कम्युनिटी माइनॉरिटी गिनी जाएगी उसको अनाउंस करती है, उसको वो डिफाइन करती है। तो अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 भारत सरकार ने 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया 1993 में, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसी।
बहुत लेट जा करके इन जनवरी 2014 भारत सरकार ने जैन्स को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर किया। तो एज पर दिस माइनॉरिटी एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, देयर आर 6 कम्युनिटीज विच आर माइनॉरिटी इन इंडिया। तो क्या बात आप इससे समझ रहे हैं? इससे आपको एक बात समझनी है कि हमारे देश में माइनॉरिटी कौन डिफाइन कर रहा है? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और किस लेवल पे डिफाइन कर रही है? पूरे देश के लेवल पे, कि हमारे देश में ये 6 माइनॉरिटीज़ हैं। तो इन जनरल हमारे देश के अंदर भारत सरकार ही माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करती है, स्टेट्स माइनॉरिटी को नहीं डिफाइन करते या आइडेंटिफाई करते। देयर इज़ वन एक्सेप्शन, महाराष्ट्र सरकार ने जूस कम्युनिटी को अपने स्टेट के अंदर माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। दिस इज जस्ट वन एक्सेप्शन वेयर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एज माइनॉरिटी। Otherwise, the central government identifies a community as minority across the country. लेकिन भारत सरकार जो ये पावर का इस्तेमाल कर रही है अंडर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992, अब पूरे भारत के लेवल पे माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने का जो पावर इस्तेमाल कर रही है, इससे कई सारे प्रॉब्लम्स निकल करके आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं? देखो, अब पूरे भारत के लेवल पे देखा जाए तो सिख माइनॉरिटी है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या कम है। लेकिन अब सिख को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि सिख लोगों को पंजाब के अंदर भी माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिख इंस्टीट्यूशंस आर ट्रीटेड एज माइनॉरिटी इवन इन पंजाब। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये मतलब एक तरीके का मजाक है कि सिख को पंजाब के अंदर कहा जाए कि माइनॉरिटी है। क्रिश्चियंस आर कंसिडर्ड टू बी माइनॉरिटी इवन इन द स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिजोरम, वेयर दे आर इन मेजॉरिटी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस अप्रोच पे, कि भारत सरकार प्लेनली डिक्लेयर कर देती है कि ये 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी हमारे देश में, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंपॉर्टेंट फैसले सुनाए हुए हैं, जिसमें एक फैसला है टीएमए पाई फाउंडेशन केस ऑफ 2002, दूसरा है बाल पाटिल केस ऑफ 2005। दोनों में ही भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे प्लेन भारत के लेवल पे इंडिया जो यूनिट को लेकर के अगर आप माइनॉरिटी डिफाइन करेंगे तो फिर कई सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन ओवरऑल वो माइनॉरिटी की तरह गिने जाएंगे और उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट्स भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट इन टीएमए पाई फाउंडेशन केस सेड कि आर्य समाजीज हु वेर हिंदूज वेर रिलीजियस माइनॉरिटी इन स्टेट ऑफ पंजाब इवन दो दे मे नॉट बी कंसिडर्ड सो इन रिलेशन टू कंट्री। मतलब पंजाब के अंदर तो ये आर्य समाजीज तो माइनॉरिटी हुए ना। बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी विल हैव टू बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू द स्टेट, यानी कि स्टेट शुड बी टेकन एज ए यूनिट। फॉर एग्जांपल, जम्मू कश्मीर में रहने वाला हिंदू माइनॉरिटी में गिना जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से स्टेट शुड बी टेकन एज ए यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी, नॉट इंडिया कंट्री एज ए होल। तो भारत सरकार अगर प्लेन डिक्लेयर करती कि पूरे देश के लिए माइनॉरिटी, तो इट विल लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे एरियाज में जो डोमिनेंट कम्युनिटी होगी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, उसको भी माइनॉरिटी के बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस इन नागालैंड एंड मिजोरम। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 जजमेंट दे दिया, बाल पाटिल और टीएमए पाई फाउंडेशन केस, 2 जजमेंट दे दिया। लेकिन इस पे भारत सरकार ने कुछ खास स्टेप्स लिया नहीं और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस पे कुछ खास स्टेप लिया नहीं। ये आप सोचो कि 17 साल बाद, बाल पाटिल जजमेंट आया था 2005 में, 17 साल बाद 2022 में, इसी साल मार्च महीने में अश्विनी उपाध्याय नाम के एक एडवोकेट ने उत्तर प्रदेश में जाकर के एक PIL फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सर, आपका जो टीएमए पाई फाउंडेशन केस का जजमेंट है या बाल पाटिल केस का जो जजमेंट है, उसके हिसाब से तो हिंदूज़ को भी माइनॉरिटी की तरह गिना जाना चाहिए इन प्लेसेस लाइक लक्षद्वीप, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बस 2.5% है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बस 28% है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब। लेकिन हिंदूज़ को तो माइनॉरिटी का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने याद दिलाया, अश्विनी उपाध्याय साहब ने, कि आपका जो ये 2 केस है, टीएमए पाई फाउंडेशन केस और बाल पाटिल केस का जजमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। अगर होता तो स्टेट को गिना जाना चाहिए एज ए यूनिट फॉर कंसीडरिंग माइनॉरिटी, और उस केस में कई सारे जगहों पे हिंदूज़ को भी माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे इन स्टेट्स में। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है, इस PIL को अब एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस PIL पे फिर जजमेंट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट
will be the unit or basis for determining minority status, and now state governments are allowed. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, भारत सरकार को बुलाया कि आके आप बताओ कि आपने इस बाल पाटिल केस और TMI पाई फाउंडेशन जजमेंट के बाद आपने क्या किया स्टेट को यूनिट बनाने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटी। तो उस पर भारत सरकार ने कहा कि सर, स्टेट्स गवर्नमेंट्स को, स्टेट की सरकारों को अधिकार है अपने अपने एरियाज़ में अपने हिसाब से माइनॉरिटीज़ आइडेंटिफाई करने का। हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 2000, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के हिसाब से हम माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं पूरे भारत के लेवल पे, लेकिन अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरी में वो माइनॉरिटी डिफाइन कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है एज पर दिस एक्ट। तो इस PIL फाइल होने के बाद, अश्विनी उपाध्याय के इस PIL फाइल होने के बाद भारत सरकार ने साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया कि स्टेट्स चाहे तो अपने लेवल पे अपने अपने टेरिटरी में माइनॉरिटीज़ बना सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। इसने अब एक रास्ता खोल दिया है। अब आने वाले टाइम में ये तो फैसले ये सब हाल फिलहाल में हुए हैं, मार्च महीने से लेकर के अभी तक में हुआ है। भारत सरकार ने कहा कि स्टेट्स भी अपने लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं माइनॉरिटी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी चीज़ को फिर से बोला है। तो रीइटरेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट वाइज माइनॉरिटी स्टेटस शुड बी पब्लिश्ड। तो नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन एम्पावर्ड टू पब्लिश माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट वाइज। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ रीडिफाइन होते हैं क्या, अलग अलग स्टेट्स में क्या अलग अलग माइनॉरिटीज़ निकल के आते हैं क्या। अभी तक तो हमारे लिए 6 ही माइनॉरिटीज़ हैं और वो इंडिया लेवल पे हैं। महाराष्ट्र अकेला ऐसा स्टेट है जिसने एक जूस को माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ, अदरवाइज किसी भी स्टेट में अभी स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी है नहीं। लेकिन हमारे स्टेट आसाम में थोड़े नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमारे CM साहब कहते हैं कि इस हिसाब से तो हमारे स्टेट आसाम में हिंदूज़ को कभी माइनॉरिटी स्टेटस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदूज़ की जनसंख्या एज पर सेंसस 2011 इज 61.47% और मुस्लिम्स की जनसंख्या 34.22%। तो मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी रहेंगे, लेकिन हिंदूज़ को तो कभी भी माइनॉरिटी स्टेटस मिल ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाकर के देखो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि सलमारा, मनकसार वगैरह एरिया में, वहाँ पे मुस्लिम्स की जनसंख्या 90% है, हिंदू की जनसंख्या हार्डली 4 से 5% है। तो हमारे CM साहब ने प्रपोज किया है कि minority should not be defined on the level of state, minority should be defined on the level of districts। तो जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटीज़ डिफाइन करना हमने शुरू कर दिया तो सलमारा, मनकसार में हिंदूज माइनॉरिटी में आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज स्टेट लेवल पे भी डिफाइन किया जाए तो भी हमारे स्टेट आसाम में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं गिना जा सकता। लेकिन कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, और इसीलिए CM साहब ने कहा है कि हम लोग अपने स्टेट आसाम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए स्टेट ऑफ आसाम विल फाइल अ सेपरेट PIL इन द सुप्रीम कोर्ट कि government to try to be a party to a litigation in the Supreme Court and will request the Supreme Court to define minority status at the district level. So CM साहब कहते हैं कि जनरल परसेप्शन है कि मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी, बट दिस हैज़ टू बी चैलेंज्ड। देयर आर ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, तो वहाँ पे उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, वहाँ हिंदूज को मिलना चाहिए, ऐसा उनका ओपिनियन है। अभी माइनॉरिटीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 29 इट सेज कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर विल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ to set up their own institutions and their own rules. तो आर्टिकल 29 and 30 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। लेकिन अभी माइनॉरिटीज़ एग्जैक्टली कौन कौन होंगे वो देखना होगा। भारत के लेवल पे तो हमने देख लिया ये 6 माइनॉरिटीज़। अब अलग अलग स्टेट्स अपने अपने लेवल पे माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनको फिर ये सारे अधिकार अवेलेबल होंगे। तो हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हिंदू जो इस तरह के रीजन्स पे रह रहे हैं, सलमाना, मनकचार रीजन में रह रहे हैं, उनको भी ये सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, बट ये UPSC में पूछा गया था ये सवाल, और ये पॉलिटी से रिलेटेड ये सवाल है। इसको आप अटेम्प्ट करें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is about Namaste scheme, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially for vulnerable section. तो इस आर्टिकल के लिए सबसे पहले हम समझते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है. इस फोटो को, इस इमेज को देखते हैं आप समझ गए होंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है. वैसे आप जानते ही होंगे, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फिजिकली रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय हैंड्स और ऑन द सीवर ऑफ द सेप्टिक टैंक्स. ज़्यादातर जो है लोअर कास्ट के, दलित कास्ट के लोग आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में इंगेज होते हैं. अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग में प्रॉब्लम क्या है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल हजार्ड. ह्यूमन एक्सक्रीटा से कई सारे ऐसे फाउल या टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं विच कैन मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस होने के बाद वो आदमी मान लो इस गटर से निकल नहीं पाया तो वहाँ वो डूब के मर भी सकता है. तो मैनुअल स्कैवेंजिंग रिलेटेड डेथ भी बहुत होते हैं हमारे देश में. एक डाटा देखा जाए तो, और ये फॉर्मल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल तो और भी होगा. From 2016 to 2020, 472 deaths have happened in India related to manual scavenging. और ज़्यादातर लोग जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है. उनके पास ना उतना एजुकेशन लेवल है, ना स्किल है. उसके अलावा आज भी अनटचेबिलिटी उनके खिलाफ प्रैक्टिस होती है इन वन फॉर्म और द अदर. यही लोग इस मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं. अगर वो ना करें तो उनके पास कोई दूसरा इकोनॉमिक सोर्स भी नहीं है. तो अब ऐसे हालात में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक तो पूरी तरह से बैन है, ये आपको जानना चाहिए. मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इलीगल एक्टिविटी. ज़बरदस्ती किसी से आप सीवेज साफ़ नहीं करा सकते. बट येट देयर आर मैनी गवर्नमेंट रिलेटेड या गवर्नमेंट पोस्टेड सीवेज ट्रीटमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली engaged into such sewage cleaning and all. They are not directly engaging into manual scavenging, yet इनकी भी डेथ हो जाती है बहुत केसेस में. तो मैनुअल स्कैवेंजिंग तो अपने आप में इलीगल है, ठीक है, ये तो इसको तो अलाउ नहीं किया जाता है. लेकिन कई सारे जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं हु आर इंगेज इनटू दिस सीवेज क्लीनिंग एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, they can also be, they are doing or playing the similar role as manual scavengers. इनको भी बहुत बार ह्यूमन एक्सक्रीटा के कॉन्टैक्ट में आते हैं और इनकी भी कई सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं. तो अब इस तरह के लोगों की कैजुअलिटीज़ ना हो, पीपल हु आर इंगेज इन टू ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड क्लीनिंग ऑफ सीवेज एंड ऑल, इनमें कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए भारत सरकार एक स्कीम लेकर के आई है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम. इसमें कई सारे नए नए तरीके का मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा. उसके अलावा इस तरह के सीवेज ट्रीटमेंट जो हमारे कैडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन प्रोफेशनल हजार्ड कम हो, डेथ कम हो. मेन गोल इस नमस्ते स्कीम का ये है कि सैनिटेशन वर्क से रिलेटेड अब हमारे देश में जीरो फर्टिलिटी होनी चाहिए, नो डेथ. So no sanitation worker should come into direct contact with human fecal matters and there should be no death related to sanitation work in India. ये जो स्कीम है नमस्ते स्कीम, it is being run jointly by 3 organizations of our country: Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about mascot of Commonwealth Games, and this topic is important from prelims perspective. पहले briefly देख लेते हैं कि Commonwealth of Nations हैं कौन कौन से. देखिए, Commonwealth of Nations is an organization or group of countries which includes 53 countries या 53 member states. ये ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं, वो देश हैं जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, मतलब दे हैव अ कॉमन लिगेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी. अभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर बने रहना है या नहीं रहना है, इट इज़ ए डिस्क्रिशनरी मैटर, ये मैंडेटरी नहीं है. यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थे, जैसे कि हमारा देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जो ब्रिटिश कॉलोनी थे उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस कि इफ़ यू वांट टू रिमेन इंटैक्ट विथ अस इन वन फॉर्म और द अदर, लेट अस ब्रिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया गया कॉमनवेल्थ. और इस तरीके से इट इज़ ए डिस्क्रिशनरी थिंग, नॉट ए मैंडेटरी थिंग. फॉर एग्जाम्पल यूएस वाज ऑल्सो ए कॉलोनी, but US never joined this Commonwealth platform. But India was a colony, and after independence, India wanted to maintain good ties with Britain, so it decided to be part of this Commonwealth group, ताकि एक बेहतर coordination और diplomacy बनी रहे.
इट प्रोक्लेम दैट कॉमनवेल्थ नेशंस आर फ्री एंड इक्वल। तो यहाँ पे अब पुरानी लेगेसी होगी कि वी वर कॉलोनाइज्ड, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन जो है हमारा मास्टर है। बीइंग मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ डज नॉट मीन कि ब्रिटेन से हम नीचे हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर फ्री एंड इक्वल। येट क्वीन एलिजाबेथ II इज द क्राउन or the head of the state of UK is considered to be the head of the Commonwealth countries, and this position is only symbolic. अभी कॉमनवेल्थ के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं, ये 53 कंट्रीज़, ये आपस में गेम्स कराते हैं हर 4 साल पे। ओलंपिक्स की तरह ही हर 4 साल पे ये भी अपना गेम कराते हैं। तो ओलंपिक जैसे 2020 में होना था लेकिन हुआ 21 में, तो हर 4 साल पे ओलंपिक्स होता है, वैसे ही हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। लेकिन बीच में लोग 2 साल का गैप रखते हैं, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हुआ, ओलंपिक्स 2020 में, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने वाला है। कॉमनवेल्थ 2022 वाला जो होने वाला है वो यूके में ही होने वाला है। इसका नाम है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022। ये 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ये सब जब गेम्स होते हैं तो कभी कभार पीटी में सवाल पूछ लिया जाता है कि इसका मास्कट कौन है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मास्कट है पेरी, पेरी द बुल। ये एक बुल है, ठीक है, पेरी, इसका नाम है पेरी, और ये है मास्कट ऑफ द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022। पेरी इज अ मल्टी कलर्ड जैजी बुल विच इज़ एन एथलेटिक बिल्ड। तो एथलेटिक बुल है ये, विच इज़ मास्कट ऑफ दिस कॉमनवेल्थ गेम्स। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट इट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करेंसी रिस्क को घटाने में कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो फॉरेक्स रिजर्व को कमाने में कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं। तो फॉरेन करेंसी अर्निंग फ्रॉम IT सेक्टर एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड। तो फर्स्ट एंड 3 आर राइट। सेकंड से तो कोई भी फॉरेक्स रिजर्व कमाने में फ़ायदा मिलता नहीं है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे कोई डायरेक्ट फायदा तो है नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। Geo Parsi scheme is to increase the population of Parsi, not to enhance their skills. So the first statement is wrong, and Parsi's population has been continuously declining. So second statement is also wrong. Correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.